हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 भोजन या कहाँ से आता है को पढ़ेंगे। बच्चों, भोजन हम सभी करते हैं ना। भोजन हम करते ताकि हमारे शरीर को ताकत प्राप्त हो और सारा काम हम अच्छे से फुर्ती के साथ कर सके। भोजन हमें कई बीमारियों से भी बचाता है और नई कोशिकाओं को बनने में भी मदद करता है। इसलिए हमें साफ और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। ये तो हो गया कि हमें भोजन क्यों करना चाहिए। क्या हमने सोचा है कि भोजन जो हम करते हैं कहाँ से आता है? बच्चों, कुछ भोजन के स्रोत आपने देखा होगा हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं, जबकि कुछ हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। बच्चों, सभी जीवित प्राणी को भोजन की आवश्यकता होती है ना। चाहे वो मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। बच्चों, जो आहार हम खाते हैं वे प्रायः अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सभी राज्यों के आहार भी अलग अलग होते हैं। साउथ का कुछ और खाना होता है, नॉर्थ का कुछ और खाना होता है। हर राज्य का अलग अलग व्यंजन होता है। किसी आहार को बनाने के लिए हमें विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। चलिए क्रियाकलाप में हम वही देखते हैं। क्रियाकलाप में आप अपने दोस्तों से पूछिए कि उन्होंने आज क्या खाया। उसी के तरह आप सारणी 1.1 में लिखेंगे, जैसे यहाँ विद्यार्थी दोस्त के नाम कोई भी और पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ जो उसने खाया। कभी आप इडली, डोसा, सांभर, चटनी, कभी कोई सब्जी या कभी मछली, मांस खाते हैं ना। आप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। बच्चों, हम सभी दाल, चावल, मछली, रोटी, बहुत तरह के व्यंजनों को खाते हैं। जैसा हम इसे बाजार से लाते हैं, क्या वैसा ही उसे खा लेते हैं? जैसा दाल को हम पकाते हैं तभी तो खाते हैं, या चावल क्या कच्चा हम सेवन करते हैं? नहीं ना, हम उसे पकाते हैं। दाल को पकाते समय हमें दाल में पानी, नमक, हल्दी डाल के या और कोई मसाला डाल के तब उसे पकाते हैं, तब हम उसका सेवन करते हैं। वैसे ही चावल को हम पानी में डालकर उबालते हैं, तब चावल खाने लायक होता है। उसी प्रकार सब्जी को बनाते समय हमें नमक, मसाले, तेल आदि पदार्थों की आवश्यकता होती है ना। इसका मतलब किसी खाद्य पदार्थ को बनाने में हमें दो या दो से अनेक पदार्थों, संघटकों की आवश्यकता होती है ना। हम किसी एक चीज से नहीं बना सकते ना, यहाँ तक कि चावल बनाने के लिए भी हमें वो पानी की जरूरत पड़ती है ना। बच्चों, क्रियाकलाप 2 में आप अपने दोस्तों या घर में चर्चा करके पता कीजिए कि किसी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए किस किस कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे मछली, जब अगर हम बनाएंगे मछली, यहाँ पे लिखेंगे खाद्य पदार्थ में मछली, तो मछली बनाने के लिए हमें किन किन कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी? तो मसाले, नमक, तेल हो गए, कितने चीज, पानी, सबकी आवश्यकता पड़ेगी ना। वैसे ही अगर हम खाद्य पदार्थ में इडली लिखेंगे तो इसमें किन किन कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है? तो इडली बनाने के लिए हमें चावल, दाल, मेथी, नमक, पानी की आवश्यकता होती है ना। बच्चे, हमने क्या पाया कि सभी में कुछ सामग्री, संघटक समान रूप से डाले जाते हैं। जैसे नमक हो गया, कोई भी चीज हम नमकीन जब बनाएंगे तो उसमें नमक डालेंगे, कोई भी चीज अगर मीठा बनाएंगे तो उसमें चीनी तो पड़ेगा ही। चलिए आगे हम जानेंगे ये सामग्री या संघटक कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये खाद्य सामग्री हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। फल, सब्जी, अंडे कहाँ से हमें प्राप्त होती है? चलिए सबको जानेंगे हम। फल, सब्जी तो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं ना। अनाज जैसे गेहूं, चावल, दाल की हमने खेतों में उनकी अनेक पंक्तियों में पौधे लगे हुए देखे होंगे ना। ऐसे देखिए, धान का खेत है ना, ये ऐसे पंक्तियों में अनेक पौधे को लगे हुए देखे होंगे, जिसके ऊपर अपना गेहूं, चावल या दालें होती हैं। बहुत सारी पंक्तियों में लगी रहती हैं ये। और दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस, ये सब हमें जंतुओं या जानवरों से प्राप्त होता है ना बच्चों।
देखिए ये जानवर कुछ जंतु स्रोत, जहाँ से हमें कुछ कुछ प्राप्त होता है, जो खाते हैं हम लोग, जिसका सेवन करते हैं। क्रियाकलाप 3 में हम उस स्रोत का पता करेंगे कि जहाँ से ये हमें कच्ची सामग्री सब प्राप्त होती है। क्रियाकलाप 3 से यह पता लगा सकते हैं कि खाद्य संकटों का स्रोत क्या है। अन्न, सब्जी, फल हमें पौधे से प्राप्त होते हैं, वहीं दूध, मांस, अंडे तथा अन्न हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। बच्चों, दूध हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो दूध बच्चों हमें कहाँ से प्राप्त होता है? दूध हमें गाय, बकरी, भैंस देने वाले पशुओं से प्राप्त होता है। दूध देने वाले और भी जानवर हैं जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, तो उनके कुछ नाम यहाँ पे पूछे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? जैसे ऊंट, भेड़ से भी हमें दूध प्राप्त होता है। बच्चों, दूध से कितने ही उत्पाद हम लोग बना सकते हैं ना। दूध से हम मक्खन बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, फिर दही बना सकते हैं, रसमलाई, आइसक्रीम, खोआ, कितना ही चीज़ हम लोग बना सकते हैं ना हम लोग दूध से। देखिए सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन संघटक जिनसे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। खाद्य इडली अगर हम बनाएंगे तो इसके लिए हमें कच्ची सामग्री क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। तो स्रोत चावल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए धान के खेत से हमें चावल प्राप्त होता है ना, धान की खेती जब हम करते हैं तो चावल उससे हमें प्राप्त होता है। तो इसने लिखा है पौधा। उड़द की दाल भी खेत में उड़द की दाल के पौधों को देखा होगा आपने, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पौधा। नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है, जल, तालाब, कुएं, जमीन के अंदर वर्षा से प्राप्त होते हैं। चलिए अब ये देखिए, वैसे ही चिकन करी बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए होगा, मसाला चाहिए होगा, कच्ची सामग्री में तेल, घी, जल। तो चिकन कहाँ से प्राप्त होता है? जंतु से हमें प्राप्त होता है ना, मुर्गा, बकरी जो भी हो वो हमें जंतु से प्राप्त होता है। फिर मसाले, अधिकतर मसाले हमें पौधे से प्राप्त होते हैं, तो यहाँ हम पौधे लिखेंगे। तेल, घी, तो ये हमें भी कुछ जंतु से प्राप्त होते हैं, क्योंकि घी तो हम फिर दूध को फाड़ के वैसे करके सड़ा के घी निकालते हैं ना, तो घी जंतु हो गया। तेल पौधे के बने रहते, सरसों के तेल देख ली, सोयाबीन का तेल हो गया, या और भी नारियल का तेल, तो ये सब हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। फिर जल हो गया, वैसे ही आप इन सबको लिख सकते हैं। चलिए अब हम भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद को पढ़ते हैं। आपने सोचा कि कभी हम किसी पौधे के पत्ते, तो कभी जड़ वाले भाग को, तो कभी फूल तथा कभी फल का उपयोग करते हैं उस पौधे में जो लगे रहते हैं। जैसे पालक आप सबने खाया होगा, तो पालक के हम लोग पत्तों का सेवन करते हैं। कभी कभी हम कुछ पौधे के एक से अधिक भागों का सेवन करते हैं। जैसे बच्चों, सरसों के पौधे की पत्तियां के साग हम लोग खाते हैं ना, वहीं सरसों के बीज जब पक जाते हैं तो उसका हम लोग सरसों का तेल बनाते हैं। तो मतलब हो गया ना, 2 भाग का हम लोग फल का प्लस पत्तियों का हम लोग उपयोग करते हैं। और वैसे ही हम केले के फूल की सब्जी या पकौड़े बनाए जाते हैं ना, वहीं केले का उपयोग हम लोग फल के रूप में भी करते हैं। कभी कभी इनके पत्तों का भी उपयोग हम लोग करते हैं कुछ चीज बनाने के लिए। और भी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे सजीना के फूल के पकौड़े बनते हैं, या उसकी सब्जी भी बनती है। यहाँ तक कि उसके पत्तों का भी उपयोग किया जाता है साग के रूप में। और फल जो उसमें सहजन लगते हैं उसको भी हम लोग सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं ना, सब्जी बनाने में। फिर और भी हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, जैसे धनिया, तो धनिया के बीज हम लोग मसालों में प्रयोग करते हैं, वहीं इसके पत्तों को हम लोग चटनी या साग के रूप में प्रयोग करते हैं ना।
तो देखा बच्चों, हम लोग किसी पौधे के एक से अधिक भागों का भी उपयोग करते हैं खाने में। पहेली जानना चाहते हैं कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि कुछ भी चीज़ हमें जो प्राप्त होता है हम खाते हैं तो वो हमें या तो जंतु या तो पौधों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। चलिए, पादप के खाने योग्य भाग, तो हम इसको समझते हैं। इसमें जो ये नॉड, इंटरनॉड, कलिका क्या दिया हुआ है उन सबको समझते हैं। पहले ये समझिए, देखिए, कभी हम लोग किसी पौधे का जड़ वाला भाग को सेवन करते हैं। मूली, गाजर हो गया, वो सबको जड़ के जमीन के अंदर रहता है ना, तो वो वाला भाग के हम लोग खाते हैं। पालक हो गया, उसके पत्ते का सेवन करते हैं। सजीना के फूल हो गए, ऐसे समझिए, सरसों के बीज हो गए फल के रूप में। तो विभिन्न भागों का हम लोग प्रयोग करते हैं खाने के लिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं इन सब चीज़ों को जो दिया हुआ है यहाँ पे। मूल तंत्र, जमीन के अंदर वाला भाग को हम लोग मूल तंत्र कहते हैं। तो प्राथमिक मूल वो वाला भाग होता है, जैसे ये देखिए, ये एक सीधा वाला भाग, बड़ा मोटा वाला भाग जो होता है, सीधा जड़, एक सीधा जड़, तो उसको कहते हैं प्राथमिक मूल। और वहीं जो बड़ा, ये मोटा वाला जड़ से जो टूट टूट के छोटा, मतलब और सारे जड़ निकलते हैं ना, पतले 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 पतले, तो वो सब हो गया आपके द्वितीयक मूल। मतलब ये मोटा वाला भाग आपका प्राथमिक मूल, और इसी से जो छोटे 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 भाग निकल रहे हैं तो वो हो गया आपका द्वितीयक मूल। फिर देखिए, इसके ऊपर थोड़ा चलते हैं। तो कलिका क्या होती है? कलिका एक उठा हुआ, वहाँ पे छोटा सा भाग होता है जहाँ से कोई भी नए पत्ते, फ्लावर या फूल, मतलब फूल फल निकलते हैं। जैसे ये कलिका हो गया, तो यही कलिका पत्ता बनेगा या फूल बनेगा या फल में परिवर्तित हो जाएगा, बड़ा जब हुआ ये तो। और तब देखिए यहाँ पे अब आते हैं कलिका के बाद इंटरनॉड। तो इंटरनॉड क्या होता है? दो नॉड के बीच का अंतर जो होता है ना, उसको इंटरनॉड कहते हैं। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हुआ, तो ये हो गया इंटरनॉड। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया, तो इस भाग को हम लोग कहेंगे इंटरनॉड। फिर यहाँ से यहाँ तक को इंटरनॉड कहेंगे। अब चलिए, नॉड क्या होता है? तना में ऐसा जगह जहाँ से पत्ते, पुष्प तथा तना निकलते हैं ना, तो उस भाग को हम लोग नॉड कहते हैं। मतलब ये देखिए, यहाँ से आया, यहाँ पे जो निकल रहा है, चाहे वो पत्ता हो, फूल हो या फल हो, जो भी, तो वैसे वाले भाग को हम लोग नॉड कहेंगे। जहाँ से पत्ते, पुष्प या तना निकलते हैं, वैसे वाले भाग को हम लोग नॉड कहेंगे। देखिए, ये भी आपका नॉड हो गया, फिर ये भी आपका नॉड हो गया, ये भी आपका नॉड हो गया, ये भी आपका नॉड हो गया। तो हमने क्या जाना, इंटरनॉड, इन दो नॉडों के बीच का भाग को इंटरनॉड कहते हैं। जबकि नॉड जहाँ से नए पत्ते, फूल, पुष्प या आदि सब निकलते हैं, वो वाले भाग को हम लोग नॉड कहते हैं। क्रियाकलाप 4 में हम ऐसे खाद्य पदार्थों को लिखेंगे जिसका मुख्य स्रोत पौधे हैं, और पता करेंगे कि उन पौधों के किस भाग का हम अपना खाना बनाने में उपयोग करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण है, जैसे बैगन का भरता अगर हमें बनाना है तो हमें बैगन चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए, और तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से जो भी प्राप्त होते हैं उन सबको, प्लस संघटक का स्रोत जहाँ से प्राप्त होते हैं। तो बैगन का हम लोग कौन सा भाग उपयोग करते हैं? हम लोग फल वाला भाग उपयोग करते हैं। फूल से वो बनता है ना, फल में परिवर्तित हो जाता है फूल से फल, तो हम लोग फल वाला भाग उसका खाते हैं। मिर्च मसाले तो आपने मिर्च के पौधे में देखा होगा, पहले वे फूल के रूप में रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो फल बनता है, तो उसका हम लोग फल वाला भाग खाते हैं। वहीं तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से तो इनका हम लोग बीज वाला भाग का सेवन करते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बीज रहते हैं ना, अगर हम इसे फिर से डाल देंगे तो फिर से हम इसमें से नए पौधे उग जाएंगे, तो इसको हम लोग बीज कहेंगे, बीज वाले भाग का उपयोग करते हैं। वैसे ही और उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं। बच्चों, कुछ पौधे की पत्तियां या कुछ पौधे जहरीले होते हैं, वे खाने योग्य नहीं होते, इसलिए अनजान पौधों को नहीं खाना चाहिए। कभी किसी पौधे से दूध जो निकलता है ना, उसके कारण अगर हम उसको गलती से खा लेते हैं तो उसके कारण उल्टी, पेट खराब, चक्कर, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए हमें अनजान पौधों को मुंह में नहीं लेना चाहिए, ये हानिकारक होते हैं।
क्रियाकलाप 5, कभी आपने अंकुरित अनाज खाया है? आपने देखा होगा कि उसके ऊपर सफेद संरचना बीज से बाहर आ जाता है। सफेद रंग का कुछ संरचना जो होता है वो बीज से बाहर आ जाता है ना। हम किसी बीज को अंकुरित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले हम बीज को एक दिन पानी में रखकर फुला लेंगे। दूसरे दिन हम उसे सूती गीले कपड़े में बांध कर रख देंगे। अगले दिन आप देखेंगे कि वे अंकुरित हो गए हैं। तो अंकुरित करना कितना आसान है ना। हम अपने घर में कुछ जैसे चना, मूंग या कोई भी बीज है जो उसको अंकुरित करके देखे ही होंगे हम लोग। अंकुरित बीजों को हल्के से धोकर हम उसका सेवन कर सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। देखिए ये है ना साबुत मूंग है एवं अंकुरित मूंग। देखिए ऐसा जब इसमें सफेद सफेद निकल जाएगा तो ये आपका अंकुरित हो गया। चलिए अब शहद के बारे में पढ़ेंगे। शहद हमें कैसे प्राप्त होता है? आपने कभी मधुमक्खियों के छत्ते देखे हैं? छत्ते में कितने सारी मधुमक्खियां भिनभिनाती रहती है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद मतलब मीठे रस को चूसती है और छत्ते में जमा करती है ताकि वे साल भर उस फल का उसको उपयोग कर सके और वही उसको हम लोग भोजन में शहद के रूप में उपयोग करते हैं। मीठा फूल और उसका मीठा रस कुछ समय के लिए ही रहता है। आप देखते होंगे वसंत के मौसम में कितने सारे फूल खिल जाते हैं ना। तो अधिकतर मधुमक्खियां उसी समय फूलों से मीठे रस को लेकर जमा करती है। चलिए अब हम समझते हैं कि जंतु क्या खाते हैं। अक्सर हमारे घर में पालतू पशु होते हैं। पालतू पशु जिसे हम अपने घर में रखते हैं, ये पशु हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। बिल्ली, बकरी, गाय, घोड़ा, ऊंट, खरगोश, तोता, इन सबको हम घर में रखते हैं। ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या हम शेर को घर में रख सकते हैं? नहीं ना, शेर हमें ही खा जाएगा, इसलिए वो पालतू पशु में नहीं आता। हम इसे क्या खाने के लिए देते हैं? कुछ पशु सिर्फ घास, भूसे, दाना, अनाज खाते हैं, तो वहीं कुछ पशु दूसरे जंतुओं को खाते हैं या कीटों को खाते हैं। बच्चों, आपने अपने घर की दीवार में छिपकली देखी होगी। कैसे छिपकली दूसरे कीटों को खा लेती है। क्रियाकलाप 6 में हम जंतु क्या खाते हैं उसे लिखना है। देखते हैं चलिए। जंतु और उनका भोजन। जीव का नाम, खाया जाने वाला भोजन। तो यहाँ है भैंस। तो भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली तो छोटे जंतु, पक्षी, दूध। तो चूहा क्या खाता है? चूहा देखिए अनाज भी खाता है ना। घर में बोरा को फाड़ के अनाज भी खा लेता है। फल सब्जी रखी हो तो उसको भी खा लेता है और रोटी भी चुरा के लेके जाता है और छोटे छोटे जंतु को भी खाता है। अब देखिए शेर क्या खाता है? शेर कभी घास खाएगा? नहीं ना। तो शेर क्या खाएगा? शेर दूसरे जानवरों को खाएगा, मतलब वे दूसरे जंतुओं को खाते हैं। बाघ भी वैसे ही। फिर मकड़ी छोटे कीट जैसे चींटी, मच्छर या छोटे जंतु कीट को खाते हैं। छिपकली हो गई। छिपकली वैसे ही कीटों को खाती है। गाय फिर घास, ऊपर जैसे भैंस जो खाती है वही खाती है गाय भी ना। घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। फिर मनुष्य, हम लोग पेड़ पौधे से बने अनाजों को भी खाते हैं और हम लोग जंतुओं का भी सेवन करते हैं। तितली फूलों के रस को पीती है ना। कौवा देखिए उसको दाना देते तो अनाज भी खाता है और वहीं वो छोटे छोटे कीट जंतुओं को भी खाता है और अन्य और भी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। चलिए, तो बच्चों हमने देखा कि कुछ सिर्फ अनाज खाते हैं तो कुछ सिर्फ मांस मतलब दूसरे जंतुओं को, तो कुछ दोनों जंतु और अनाज दोनों खाते हैं। तो हमने इनको कैसे विभाजित करेंगे कि कौन क्या खाता है सिर्फ और कौन क्या नहीं खाता है। तो क्रियाकलाप 7 में वही देखेंगे। देखिए, शाकाहारी जंतु।
वे जंतु को हम कहेंगे शाकाहारी जंतु जो सिर्फ पौधे और उसके पादप उत्पाद को खाते हैं। मतलब शाकाहारी जंतु वो कहलाएंगे जो सिर्फ पौधे और उनके बने हुए उत्पाद को खाते हैं। शाकाहारी देखिए, गाय सिर्फ घास, खली, भूसा, अनाज सब खाती है ना, मतलब जो चीज़ हमें पौधे से प्राप्त होती है उन चीज़ को सिर्फ ये खाती है। और चलिए देखिए, दूसरा है मांसाहारी। तो मांसाहारी जंतु हम किसे कहेंगे? वे जंतु जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे शेर घास खाएगा नहीं ना, वो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाएगा। वैसे ही बाघ हो गया, वो भी दूसरे जानवरों को खाएगा। सांप कभी घास या अनाज खाते हुए देखा है आपने? नहीं ना, वो सिर्फ दूसरे जानवरों को मतलब जंतुओं को खाता है। चलिए अब तीसरा, सर्वाहारी जंतु। तो सर्वाहारी वैसे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। इसमें तो मनुष्य आएंगे क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे से प्राप्त अनाजों सामानों को खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं हम लोग, इसलिए तो सर्वाहारी क्या हो गए? जो सब चीज खाते हैं, पेड़ पौधे से बने हुए चीजों को भी और पेड़ पौधे और जंतुओं को भी। तो शाकाहारी सिर्फ पौधे से बने हुए चीजों को खाते हैं, वो शाकाहारी हो गए। और मांसाहारी जो सिर्फ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, वो मांसाहारी। और सर्वाहारी जो पौधे से बने हुए चीजों और आपके जंतु दोनों को खाते हैं, वही सर्वाहारी। तो सारणी 1.6 में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी दिया हुआ। तो शाकाहारी में और हम क्या लिख सकते हैं? हाथी देखते हैं, हाथी को ईख कितना पसंद है, और वो आपका केला भी बहुत खाता है। तो वो सिर्फ आपका पौधे के सामानों को खाता है, तो वो भी आपका शाकाहारी में आ गया। और उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं? हिरन, गाय, तोता। मांसाहारी में हम क्या उदाहरण लिख सकते हैं बच्चों? तो मांसाहारी में हम सांप, लोमड़ी लिख सकते हैं। वहीं सर्वाहारी में हम लोग क्या लिख सकते हैं? चूहा, बंदर, मनुष्य, भालू, कुत्ता, सुअर। बहुत सारे उदाहरण आप लोग भी लिखिएगा। चलिए देखिए, हम पहली कुछ पूछ रही हैं, उसका उत्तर देते हैं। पहली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो मनुष्य पौधे की बनी हुई चीजें और जंतुओं का सेवन भी करता है ना, तो इसका मतलब मनुष्य आएंगे आपके सर्वाहारी में। बच्चों, हमें भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में बहुत लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं, उनको भोजन नहीं मिल पाता। इसलिए भोजन का उत्पादन भी हमें बढ़ाना है और सब तक सही से भोजन पहुंचे, इसका भी उपाय हमें करना चाहिए। आप अपने आसपास किसी को थोड़ा सा ही मगर भूखों लाचारों को भोजन देके मदद कर सकते हैं। बच्चों, आपको जितना भोजन की जरूरत हो उतना ही आप प्लेट में ले क्योंकि भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। अनाज बहुत ही मेहनत के द्वारा किसान सब उगाते हैं, इसलिए भोजन के अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए।